गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में। और ये फास्ट रिवीजन का चौथा क्लास है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं क्लास नंबर 4 की। जी हाँ, चौथे क्लास की बात करने वाले हैं फास्ट रिवीजन में। इसमें हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देख रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का 100 MCQ कर लिया है डिस्कशन के साथ, और इसमें अब फिर से 100 MCQs लेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में, सोनेट के बारे में, किसने किस पे लिखा, एलिगी के बारे में, इंपॉर्टेंट लाइन भी कुछ रहेंगे, बैलेड किसे कहते हैं, मिरेकल किसे कहते हैं, किसने पहला लिखा, किसने क्या लिखा, मिस्ट्री प्ले क्या है, इंटरल्यूड क्या है, मोरालिटी प्ले क्या है, डिनाउनमेंट क्या है, कैटास्ट्रोफ क्या है, क्लोसेट प्ले क्या है। ये बहुत सारी चीज़ों को हम इस श्रृंखला में शामिल करने वाले हैं। यानी आज का ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, जो लोग भी TGT PGT की तैयारी करते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, या फिर आने वाले 5.0 के लिए, या फिर किसी भी स्टेट के TGT PGT, सबको ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। जी हाँ, इसमें हम लोग टॉप 100 MCQs फॉर TGT PGT एंड ऑल स्टेट टीचिंग एग्जाम को कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस आवर। यानी मिल्टन दो कहने का मतलब यू शुड बी लिविंग दिस आवर एट दिस आवर, यानी आपको इस समय मिल्टन साहब रहना चाहिए था। और ये बात कौन कह रहे हैं? तो ये बात कहने वाले कोई और नहीं है, ये बात कहने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ये बात कहने वाले हैं। और ये किस में कहते हैं? तो इनकी एक रचना है। जी हाँ, इनकी रचना है जिसका नाम क्या है? तो सर इनकी रचना है जिसका नाम है मिल्टन। मिल्टन 1802, ये इसी नाम से रचना इन्होंने लिखा है। किसने? वर्ड्सवर्थ साहब ने। किस पे लिखा है? तो मिल्टन साहब पे लिखा है। अगर आप देखोगे कि इसमें ये 1802 क्या है, तो सर 1802 वो डेट है जिस समय ये वर्ड्सवर्थ साहब ये मिल्टन साहब पे लिख रहे हैं, और कह रहे हैं कि भैया आपके समय का जो समय था और आज के समय में बहुत अंतर हो गया है, बहुत गिरावट आया है, तो शायद आप रहते तो उसको स्टेबल कर पाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है। और हम आपको बता दें कि इस तरह का यानी पहले तीन हम लोग 100 MCQ का फास्ट रिवीजन देख चुके हैं। ये चौथा है और इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है सर? हाँ, विशेष जानकारी के लिए कुछ भी पूछना हो, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर एक और नंबर है हमारा, इस पे भी आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी आपको अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। ठीक है सर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट इज इंटाइटल्ड टोटल्स मिसलेनी हु वाज टोटल। अब देखो जरा सा, सॉन्ग एंड सोनेट का जो पहला टाइटल माना जाता है, पहला कलेक्शन माना जाता है, उसे हम नाम देते हैं टोटल मिसलेनी के नाम से जानते हैं। उसमें पूछा जा रहा है ये टोटल कौन है? तो टोटल कोई और नहीं है, ये नेम है किसका? तो पब्लिशर का। पब्लिशर कहने का मतलब कौन? तो जिसने पब्लिश किया था किसको? इस सॉन्ग एंड सोनेट के कलेक्शन को जिसने पब्लिश किया था, उसी का नाम है। जी हाँ, उसी का ये नाम है और कोई ये नहीं है। हालांकि इसे लिखने वाले कोई और थे, लेकिन पब्लिश करने वाले कोई और। तो पब्लिश करने वाले ने कहा कि भैया आप लोग का तो नाम शोहरत होगा ही, क्योंकि आप लोग राइटर हैं, लेकिन हमारा नाम कैसा होगा? ऐसा करें, मेरा नाम पहले जोड़ दो। तो टोटल्स मिसलेनी के नाम से ये पब्लिश हुआ था पहला। इसे लिखने वाले जो है, इसके जो राइटर हैं, वो राइटर कोई और है। राइटर कौन है जी? तो इस राइटर हैं हेनरी होवार्ड, जिसको अर्ल सरी के नाम से भी जानते हैं हम, अर्ल ऑफ सरी के नाम से भी जानते हैं, है ना? हाँ, और दूसरा जो नाम है वो है सर थॉमस वाट। इन दोनों के मिली भगत में लिखा गया
लेकिन नाम इसका दिया गया टोटल्स मिसलेनी, और टोटल कौन थे? तो पब्लिशर थे। क्लियर है सर? अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे लोग अक्सर, मतलब वे लोग जो वेट और खड़े होते हैं और इंतज़ार करते हैं, वे भी सर्व करते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये लाइन सबसे अंतिम लाइन है। जी हाँ, ये कंक्लूडिंग लाइन है किसका? तो ये लाइन है ऑन हीज ब्लाइंडनेस का। जी हाँ, ऑन हीज ब्लाइंडनेस का लाइन है। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा किसने है सर? तो इसे लिखने वाले कौन है? तो मिल्टन साहब हैं। तो दिस इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ ए सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस सोनेट? उस टाइटल का नाम, उस सोनेट के टाइटल का नाम क्या है सर? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये कब लिखे? जब ये अंधे हो गए। कौन है? मिल्टन साहब जब अंधे हो गए तब उन्होंने लिखा कि भैया ये जो अंधापन है मेरा, अब मैं जिसके लिए बना था लेखनी के लिए, लिखने के लिए, वो कैसे कर पाऊंगा? तो फिर वो उनके अंदर से रिप्लाई आता है कि वे भी सेवा करते हुए माने जाते हैं, जो इंतज़ार करते हैं, खड़े होते हैं किसके लिए? तो गॉड के डायरेक्शन के लिए, या फिर गॉड के जजमेंट के लिए खड़े होते हैं कि गॉड जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है सर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स रिटन बाय जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा लिखा गया कलेक्शन ऑफ सोनेट का क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज़, यदि आप चाहते हैं कि ये जो स्लाइड आपको दिख रहा है, इस स्लाइड का सजाया हुआ एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए आगे, बिना इस तरह से दाग वोग लगाया हुआ, मतलब कि एकदम सजाया हुआ, जिस तरह से किताबें रहती है उस तरह से अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, जी हाँ पीडीएफ, जैसा कि इससे पहले वाले तमाम वीडियोस का मैं दे चुका हूं, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है स्काई इंग्लिश क्लासेस। ठीक है ना? जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके और आगे अपने प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी? तो जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा जो लिखा गया कलेक्शन ऑफ सोनेट है, उसका नाम है सर मॉडर्न लव। जी हाँ, क्या नाम है जी? मॉडर्न लव नाम है। जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब सोनेट्स के ही कलेक्शन हैं। जैसे अगर कहें हाउस ऑफ लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो हाउस ऑफ लाइफ लिखा गया है आपका डीजी रोसिटी के द्वारा। जी हाँ, डीजी रोसिटी के द्वारा लिखा गया है, जो प्री रेफलाइट पोइट्री के या प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के लीडर माने जाते हैं। होली सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। जी हाँ, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। वही अगर सेलिका कहें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फल्क यानी फल्क ग्रे वाइल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है शेक्सपियर सोनेट्स आर एड्रेस टू। जो शेक्सपियर के सोनेट हैं वो किसको एड्रेस करते हैं? जो शेक्सपियर के सोनेट है सर, वो किसको एड्रेस करते हैं? क्वीन एलिजाबेथ को एड्रेस करते हैं, ए डार्क लेडी को, मिस्टर WH को, ए डार्क लेडी एंड WH को, बोथ को, दोनों को। तो जी हाँ, आपको पता है कि 154 सोनेट्स इन्होंने लिखा है, जिसमें से 1 से लेकर 126 तक जो है वो किसको एड्रेस करता है? तो एक फेयर यूथ को एड्रेस करता है। फेयर यूथ है ना, फेयर यूथ को एड्रेस करता है। और फेयर यूथ को क्या नाम दिया गया है इनके द्वारा? तो वो फेयर यूथ बताया जाता है कौन है? तो WH है, मिस्टर WH है। और 127 से लेकर 152 तक, जी हाँ, ये एड्रेस करता है डार्क लेडी को। जी हाँ, ये डार्क लेडी को, ये अननोन कोई डार्क लेडी है, उसको एड्रेस करता है। और रही बात 153 एंड 154 की, तो ये गॉड ऑफ मतलब कि क्यूपिड को, गॉड ऑफ ब्यूटी यानी क्यूपिड को, जी हाँ क्यूपिड को, गॉड पे है। ठीक है जी? चलिए, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इनका जो ये सोनेट है किसको? तो ए डार्क लेडी एंड मिस्टर WH बोथ को जो है एड्रेस करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर।
अगला है हमारा क्वेश्चन, सर स्पेंसर्स एमोरिटी इज, स्पेंसर का जो एमोरिटी है वो क्या है? स्पेंसर साहब का जो एमोरिटी है वो क्या है? तो एमोरिटी जो है वो है आपका ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स एड्रेस टू हिज ब्राइड। जी हाँ, उनकी दुल्हन, जी हाँ उनकी दुल्हन यानी उनकी पत्नी कह लो, और वो भी कौन सी पत्नी? तो उनकी सेकेंड वाइफ, जी हाँ उनकी सेकेंड वाइफ जिनका नाम क्या है सर? तो जिनका नाम है एलिजाबेथ बॉयल, इसको एड्रेस करता है एमोरिटी नाम का सोनेट। जी हाँ, एमोरिटी नाम का सोनेट किसको एड्रेस करता है? तो स्पेंसर साहब के, जी हाँ इसके राइटर कौन है? तो स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर साहब के सेकेंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ रिटेन द फेमस लिरिकल पोयम एल एलिग्रो? एल एलिग्रो, जी हाँ एल एलिग्रो इल पेंसेरो, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मिल्टन साहब के द्वारा। जी हाँ, किसके द्वारा लिखा गया है सर? तो ये लिखा गया है मिल्टन साहब के द्वारा। अगर पूछ दे कि एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है, तो कह सकते हैं इसका मतलब होता है द हैप्पी मैन, द चेयरफुल मैन, है ना। हाँ, ये अर्थ होता है, ठीक है। अगर वही कह दे इल पेन से रेसो, जी हाँ IL और पेन से रोसो, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों एक ही साथ आया था, ये इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मेलैंकोलिक, मेलैंकोली, जी हाँ मैन कह सकते हैं, एक हैप्पी तो दूसरा सैड, ठीक है जी। हाँ, अगले MCQ पे आते हैं सर। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो? आ गया ना आंसर क्या हो जाएगा जी? ए चेयरफुल मैन। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है जॉन डन द रिनॉन्ड लिरिसिस्ट बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस एज से बिलोंग करते हैं? इसका कहने का मतलब ये है कि जॉन डन किस एज के हैं सर? तो जॉन डन का अगर आप जन्म देखोगे, जॉन डन का अगर आप जन्म देखोगे तो जन्म कब? जन्म तो 1572 से लेकर 1631 के बीच ये माने जाते हैं, यानी ये जन्म का ईयर और ये मृत्यु का ईयर, ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो ये जो है आपके मुख्य रूप से किसको कवर करते हैं? तो आप एलिजाबेथ एज के बारे में आपको पता होगा। एलिजाबेथ एज कब से माना जाता है? तो 1558 से लेकर 1603 तक। तो आप देख सकते हैं इस एज में भी इनका आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हैं, यानी एलिजाबेथ और जेकोबियन पीरियड, जी हाँ जेकोबियन पीरियड जो कि 1603 से लेकर 1625 तक है, तो यानी दोनों को कवर कर रहा है, जेकोबियन को भी कवर कर रहा है ना। हाँ, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से, तो इसमें आपको एक ही आंसर मिलेगा, कौन? तो एलिजाबेथन एज, ठीक है जी। हाँ, चलिए ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज, ये बड़ा ही पॉपुलर लाइन है। ए वेरी पॉपुलर लिरिक ओपन्स विथ दिस लाइन, हु हैज़ रिटन दिस लिरिक? इस लिरिक को लिखने वाले कौन है? तो इसे लिखने वाले कौन है जी? तो बताइए जरा सा, आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग, यानी रॉबर्ट बर्न। जी हाँ, रॉबर्ट बर्न के द्वारा ये लाइन जो है लिखा गया है, जो कि एक स्कॉटिश पोएट माने जाते हैं, स्कॉटिश पोएट हैं, ठीक है जी। चलिए, और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1794 में। अगले MCQ पे आते हैं। मैं बता चुका हूँ, अगर आप उसको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से इसका PDF मिल जाएगा। ये स्लाइड का PDF नहीं, स्लाइड तो आप देख ही रहे हैं, एकदम A4 साइज में सजाया हुआ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। आंसर के लिए यहाँ आके देख लेना है, वहाँ प्रैक्टिस के लिए। चलिए, अगला कह रहा है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग बिगिंस विथ दिस लाइन, नेम द पोएट हु रोट इट। बहुत ही पॉपुलर लाइन है जी, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार को पकड़ लो। ये लाइन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये लाइन दिया गया है जॉन डन के द्वारा। जी हाँ, जॉन डन के द्वारा ये लिखा गया है, जॉन डन के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है जी। हाँ,
जिसे मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है, मेटाफिजिकल पोइट के लीडर माने जाते हैं। ए फेमस लिरिक ओपन विद द फॉलोइंग लाइन, ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आई। वाह वाह वाह, मुझे पी जाओ केवल अपने आँखों से, दाइन यानी योर आइज, अपने आँखों से पी जाओ मुझे। हु इज़ द पोएट हु रोट इट। ये गज़ब का लाइन तब, मतलब पहले भी प्यार मोहब्बत का क्या मिसाल होता था और कैसे उसे एक्सप्लेन किया जाता था, आप ये सब रचनाओं के लाइन से समझ सकते हैं, है ना। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये लाइन दिया गया है बेन जॉनसन के द्वारा। जी हाँ, बेन जॉनसन के द्वारा दिया गया है, ठीक है जी। हाँ, और ये किसका लाइन है, तो ये लाइन है आपका टू से लिया। जी हाँ, इनकी वर्क जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक इन इंग्लिश माना जाता है, टू से लिया, उसी का ये लाइन है, ठीक है जी। हाँ, सॉन्ग टू से लिया इसका पूरा नाम है, सॉन्ग टू से लिया, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला एमसीक्यू क्या है, तो अगला है सेलिंग दे लीव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, टू मी दैट कप हैज़ बीन dealt in another measure, from which of the Shelley's poems have this line been quoted। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया कि शैली का ये लाइन है ना, लेकिन ये लाइन किसका है। जी हाँ, ये लाइन किसका है, तो ये लाइन है आपका स्माइलिंग दे लीव एंड कॉल लाइफ प्रेजर, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर, है ना। तो ये लाइन क्या है सर, तो पढ़ के थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि लाइफ के बारे में, प्लेजर सेट के बारे में, यानी स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन का ये लाइन है। जी हाँ, ठीक है जी। हाँ, चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ध्यान रखिएगा, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, सबका ओ on whose last steps I climb, who has written this popular lines। वाह वाह, क्या तुकबंदी है ना। किसने ये पॉपुलर लाइन लिखा है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ऑन whose last step I climb। ये लाइन किसका है सर, तो ये लाइन है शैली का ही। जी हाँ, ये लाइन किसका है, तो ये पीबी शैली का ही लाइन है, पीबी शैली का ही लाइन है, ठीक है जी। हाँ, दिस लाइन आर द ओपनिंग ऑफ पीबी शैलीज शॉर्ट पोइग्नेंट पोएम ए लेमेंट का ये लाइन है, बिलाप करते हुए, मतलब उसका उस पोएम का नाम ही है ए लेमेंट, ठीक है जी। चलो, किसने लिखा, तो पीबी शैली साहब ने लिखा। थोड़ा सा ये एमसीक्यू आपको टफ लगेगा क्योंकि लाइन से आना और लिटरेरी टर्म से आना थोड़ा सा टफ हो ही जाता है, लेकिन इत्मीनान से देखना है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ना तो सब है, इसलिए पढ़ना है। कह रहा है कि व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, दिस लाइन्स हैव बीन कोटेड फ्रॉम लेजर, ए पोएम रिटन बाय W.H. डेविस। व्हाट डज द पोएट वांट टू से। ओ, इसमें कह रहा है कि पोएट क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए ज़रा सा क्या है जी, तो कह रहा है व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये लाइफ क्या है, इफ़ फुल ऑफ केयर, जिसमें सावधानियां हैं, इफ़ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास तो समय ही नहीं है कि हम खड़ा और उसके बारे में सोचे, स्टेयर करें। दीज लाइन्स हैव बीन कोटेड फ्रॉम लेजर, ये लाइन जो है पूरी तरह से फुर्सत में दिया गया हुआ है, लेजर, ए पोएम रिटन बाय W.H. डेविस। व्हाट डज द पोएट वांट टू से, इसमें पोएट वांट क्या, मतलब क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली जो है ये पोएम जो है लेमेंट करता है, शोक करता है मॉडर्न लाइफ पे, जो कि वर्क और वरी के चलते पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मतलब काम और काम का जो फिक्र है, टेंशन है, फुल ऑफ केयर, यानी काम और काम का जो टेंशन है उससे बर्बाद हो रहा है, उसके चलते जो है बाकी हमारा जो ज़िंदगी है, ना हम खुद पे समय दे पा रहे हैं, ना अपने पे, अपने ख़ास लोगों पे, अपने परिवार पे समय दे पा रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये कह रहा है क्या कह रहा है सर, तो ये जो है
आज के आधुनिक युग जिसे हम मेटेरियलिस्टिक युग कहते हैं उसके बारे में है, यानी दैट वी हैव बिकम टू मेटेरियलिस्टिक। जी हाँ, टू मेटेरियलिस्टिक हो चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ चलिए, कह रहा है कि सेलीज रोट ए पास्टोरल एलिगी। पास्टोरल यानी राइटर भी अपने आप को चरवाहा मानता है, जिसके ऊपर लिखा जा रहा है उसे भी चरवाहा मान रहा है। ये पहले से चला आ रहा है, एक ट्रेंड है ना। भले ही राइटर चरवाहा ना हो, जिस पे वो लिख रहा है एलिगी, जिस पे शोक व्यक्त कर रहा है वो चरवाहा ना हो, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए मान लिया जाता है। द पास्टोरल एलिगी ऑन द डेथ ऑफ किट्स। शैली ने जॉन किट्स के डेथ पर एक पास्टोरल एलिगी लिखा, जिसका नाम क्या दिया है जी? तो जिसका नाम उन्होंने दिया है एडोनाइज। जी हाँ, एडोनाइज। क्या पढ़ेंगे जी? एडोनाइज इसका नाम उन्होंने दिया है, ठीक है जी। ये एडोनाइज क्या है? तो एडोनाइज जो है आपका, एडोनाइज का मतलब होता है सुंदर, बहुत ही खूब सुंदर। और ये ग्रीक मिथोलॉजी से लिया हुआ है, उस योद्धा के बारे में है जो कि सुंदर था, लेकिन उसका प्री मैच्योर डेथ हो जाता है, कम उम्र में ही वो मर जाता है, लाइक जॉन किट्स। जी हाँ, जिस तरह से जॉन किट्स 24 से 25 वर्ष की उम्र में ही दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे के गए, उस ग्रीक योद्धा के जैसा। इसीलिए उसी का एडोनिस उसका नाम था। एडोनिस वो खूबसूरत योद्धा के लिए था, और उसी एडोनिस से एडोनाइज वर्ड बना दिया गया है, ठीक है जी। हाँ चलिए अगले पे आते हैं सर। अगला क्या है? तो अगला है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल पास्टोरल फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट। जी हाँ, एज यू लाइक इट आपको पता है शेक्सपियर साहब ने लिखा है ना। उसमें एक फॉरेस्ट की चर्चा हुई है, एक फॉरेस्ट की चर्चा हुई है, तो पूछा जा रहा है उस फॉरेस्ट का नाम क्या है? नाम क्या है? तो उस फॉरेस्ट का नाम है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। क्या नाम है जी? बी नंबर, यानी द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन उस फॉरेस्ट का नाम है, जिसमें मतलब मुख्य रूप से सभी पात्र जो है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वहाँ पहुँच जाते हैं। Who is the poet who wrote the popular lyrical poem The Solitude of Alexander Selkirk? क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा पोइट्री से है, लिटरेरी टर्म से है, और ये टफ होता ही है। जी हाँ, और टफ होगा तभी तो हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। कुछ अलग पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो अलग, बेहतर और सटीक, कम समय में फास्ट रिवीजन के तौर पे आपके लिए लाया गया है, ठीक है ना। तो एंजॉय कीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आप हमारे स्काई इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसको डाउन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और डाउनलोड करके और आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। हाँ, आंसर यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कह रहा है कि हु is the poet who wrote the popular lyric poem The Solitude of Alexander Selkirk। Alexander Selkirk, Solitude of Alexander Selkirk नाम का पोयम किसने लिखा है? किसने लिखा है जी? तो ये लिखने वाले कौन हैं? तो ये लिखने वाले हैं डब्ल्यू कॉपर साहब। जी हाँ, डब्ल्यू कॉपर साहब ने ये लिखा है, और ये एक कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर सेलकिर्क, एक स्कॉटिश सेलर थे। जी हाँ, जो कि अपना 4 साल बिताते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये एक तरह से आप रॉबिन्सन क्रूसो सुने होंगे, उसी से इंस्पायर्ड माना जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से वो अपना बहुत समय जो है समुद्र में बिताते हैं, जाते हैं यात्रा में, वहाँ बिताते हैं, वहाँ भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, बह जाते हैं, उसी तरह से ये भी कहानी है। डब्ल्यू कॉपर साहब ने लिखा है। Who is the poet who has written an ode to himself? An ode to himself लिखने वाले कौन हैं? An ode to himself लिखने वाले कौन है जी? तो an ode to himself लिखने वाले हैं आपका बेन जॉनसन। कौन है जी? तो बेन जॉनसन साहब लिखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, who has written an ode on nativity of Christ? nativity of Christ, ये अगर आप हमसे टीचर्स विलेज पे जॉन मिल्टन साहब का किए होंगे तो याद होगा। ये
मिल्टन साहब का लिखा हुआ है, मिल्टन साहब का लिखा हुआ है सर। किसके बारे में लिखा हुआ है? इसका अगर पूरा नाम देखें तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी भी होता है, जो कि 1629 में लिखा गया था। और ये विशेष रूप से बताता है किसके बारे में? तो क्राइस्ट के वो समय, जिस समय वो जन्म लिए, उस समय को एक्सप्लेन करता है। मिल्टन साहब का लिखा हुआ है। अगला है हाउ मेनी टाइम्स द सीरीज ऑफ एस्ट्रोफ एंटीट्रोफी एंड इपोड आर रिपीटेड इन ग्रेज पिंडारिक ओडी। पिंडेरिक ओडी जो ग्रे साहब का है, उसमें जो है एस्ट्रोफी, एंटीज ट्रॉफी एंड इपोड कितने बार रिपीट होता है सर? कितने बार आता है? तो ये जो है, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो एस्ट्रोफी का मतलब हो गया कि मतलब पहला स्टेंजा, और एंटीस्ट्रोफी का मतलब हो गया जो सेकेंड स्टेंजा, विच मिरर द एस्ट्रोफिस मेट्रिकल पैटर्न, जो कि उसी का मतलब कि जो इसी कहने का मतलब इसी को जो है मिरर करता है, मतलब उसका उल्टा जो है, ठीक है ना। और ये जो है इपोड जो है, ये तीसरा स्टेंजा हो गया, जो कि आपका पूरी तरह से अलग होता है। तो ये कितने बार रिपीट हो रहा है? तो ये 3 बार, ठीक है जी। हाँ, अगला है हमारा, कह रहा है कि हु हैज़ रिटन एन ऑड टू वर्जिल। ऑड टू वर्जिल साहब का नाम सुने होंगे, है ना। रोमन के क्लासिकल पोइट माने जाते थे, जिन्होंने एनिड लिखा और जिससे इंस्पायर होकर पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया। तो ये ऑड टू वर्जिल साहब पे ऑड लिखने का काम कौन करते हैं? तो ये लिखे हैं टेनिसन साहब ने। किसने लिखा है जी? तो टेनिसन साहब ने लिखा है, ठीक है जी। चलिए, ऑड टू वर्जिल या टू वर्जिल कह लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला है हु हैज़ रिटन एन ऑड फॉर बेन जॉनसन। ऑड फॉर बेन जॉनसन लिखने वाले कौन हैं? तो ऑड फॉर बेन जॉनसन लिखने वाले हैं आपके रॉबर्ट हेरिक साहब। जी हाँ, रॉबर्ट हेरिक साहब जो है ऑड टू बेन जॉनसन लिखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला है आपका हु हैज़ रिटन एन ऑड टू थॉमस मोरे। ऑड टू थॉमस मोरे, सब मतलब जो बाद के राइटर आए हैं वो अपने पीछे वाले पे कुछ ना कुछ जरूर लिखे हैं। जी हाँ, तो ऑड टू थॉमस मोरे लिखने वाले कौन हैं? तो बैरन साहब हैं, है ना। हाँ, समकालिक लोग एलिगी लिखते हैं और बाद आने वाले लोग ऑड लिखते हैं। समकालिक लोग भी कुछ लिखते हैं, ठीक है जी। तो लॉर्ड बैरन इनका पूरा नाम है, ठीक है जी। Who has paid a tribute to Napoleon in the form of an ode? नेपोलियन, जी हाँ, नेपोलियन को ऑड के फॉर्म में ट्रिब्यूट करने वाले कौन हैं? नेपोलियन को। तो ये भी जो है आपके बैरन साहब ही हैं, लॉर्ड बैरन साहब ही हैं। जी हाँ, लॉर्ड बैरन साहब ने ही ये कविता लिखा, ऑड टू नेपोलियन बोनापार्ट, 1814 में लिखा गया था। इसका पूरा नाम है ऑड टू नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, विच ऑड ऑफ सेलीज एंड्स विथ दिस लाइन। जब विंटर आता है तो स्प्रिंग जो है बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन ये भी सत्य है, जैसे विंटर ख़त्म होता है स्प्रिंग तुरंत आ जाता है। मतलब जैसे ही बुरे दिन ख़त्म होते हैं अच्छे दिन आ जाते हैं। इसलिए बुरे दिन इस उम्मीद का प्रतीक होता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। और ये लाइन किसका है जी? तो ये लाइन है आपका द वेस्ट विंड का। जी हाँ, द वेस्ट विंड का ये लाइन है। और इसे लिखने वाले कौन हैं? तो ये पीबी शैली साहब लिखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि स्पेंसर रोट एन एलिगी टू मॉर्न द डेथ ऑफ सिडनी, चूज द करेक्ट टाइटल ऑफ द एलिगी। स्पेंसर साहब ने सिडनी के, जी हाँ, सिडनी के मृत्यु पर एक एलिगी लिखा है। बताइए वो कौन सा है? तो वो है आपका, स्पेंसर साहब ने लिखा है सिडनी के, तो वो कौन है? एस्ट्रोफेल है। जी हाँ, एस्ट्रोफेल, नाम याद रखिएगा एस्ट्रोफेल, क्योंकि आपके सिडनी साहब का सर फिलिप सिडनी साहब का एक अपना सोनेट है जिसका नाम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। इनका अपना एक अलग है, सिडनी साहब का सोनेट है,
जिसका नाम क्या है जी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसमें एस्ट्रोफिल ये खुद बने हैं, स्टेला अपनी पत्नी को माने हैं। तो उसी से इंस्पायर होके एस्ट्रोफिल नाम से जो है इन्होंने लिखा, कौन, स्पेंसर साहब ने लिखा, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोफिल कहने का मतलब वही सिडनी साहब, फिलिप सिडनी साहब। चलिए, करके ऑन हुज डेथ डिड मिल्टन राइट द एलिगी, लिसिडास, लिसिडास जो है किसके डेथ पे मिल्टन साहब ने लिखा है, तो लिसिडास जो है अपने मित्र एडवर्ड किंग के डेथ पर उन्होंने लिखा है। लिसिडास का मतलब क्या होता है सर, तो लिसिडास का मतलब होता है एक प्रकार का चरवाहा, एक प्रकार का चरवाहा। चलिए, चरवाहा का ये नाम कह सकते हैं, फेमस नाम है चरवाहों का। व्हाट काइंड ऑफ एलिगी इज मिल्टन्स लिसिडास, लिसिडास साहब, लिसिडास जो है मिल्टन साहब का जो किंग एडवर्ड लिखा गया है, एडवर्ड किंग पे लिखा गया, वो किस प्रकार का एलिगी है, तो ये एक पास्टोरल एलिगी है। पास्टोरल एलिगी है मतलब मिल्टन अपने मित्र को चरवाहा मान के लिखते हैं, ये एक पास्टोरल एलिगी है सर, ठीक है सर। चलिए अगले पे आते हैं, अगला क्या है सर, तो अगला है इन द कंट्री, इन द चर्चयार्ड ऑफ विच विलेज इज द सीन ऑफ ग्रेज एलिगी लेड, किस गांव के चर्च पे, चर्चयार्ड पे, चर्च नहीं चर्चयार्ड पे ग्रे साहब का जो एलिगी है वो टिका हुआ है, गांव, किस गांव के चर्च पे, तो वो है आपका, वो कौन है जी, तो वो है आपका द चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पोज, द चर्चयार्ड ऑफ स्टॉक पोज पे ये टिका हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं, थोड़ा फटाफट चलते हैं, थोड़ा फटाफट। इन विच मीटर द स्टेंजा फॉर्म इज ग्रेज एलिगी रिटेन, इन विच मीटर, इन विच मीटर ये लिखा हुआ है इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वाट्रेन, क्वाट्रेन कहने का मतलब 4 लाइन वाला स्टेंजा, 4 लाइन वाला, जी हाँ 4 लाइन्स वाला स्टेंजा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है कि हुज डेथ डज मैथ्यू अर्नोल्ड मॉर्न इन रग्बी चैपल, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के पिताजी, जी हाँ मैथ्यू अर्नोल्ड के पिताजी जो कि पेशे से थे हेडमास्टर, और वो कहाँ पढ़ाते थे, तो वो पढ़ाते थे सर रग्बी एक जगह है उसी के स्कूल में पढ़ाते थे, और उस स्कूल में ही एक चैपल था, एक गिरजाघर था, इसीलिए रग्बी चैपल नाम से ही इन्होंने वर्क लिखा। और इस पे किस पे लिखा जी, किस में मतलब किसके ऊपर बिलाप किया, तो बिलाप किया डेथ ऑफ हिज फादर, जी हाँ क्योंकि इनके ही पिताजी थे जो कि रग्बी स्कूल में पढ़ाते थे, उसी के अंदर ये चैपल था, गिरजाघर था, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुज डेथ डज सेली मॉर्न इन हिज एलिगी एडोनाइज, एडोनाइज में किस पे मॉर्न करते हैं जी, तो जॉन किट्स पे, जॉन किट्स पे। चलिए आ जाते हैं जी, यूरेनिया इज रेफर्ड टू एज द मदर ऑफ किट्स, हु वाज यूरेनिया, मदर ऑफ किट के रूप में दिखा गया है एडोनाइज में जो लिखा हुआ है किसके ऊपर, तो जॉन किट्स के ऊपर लिखा हुआ है, उसमें यूरेनिया को मदर ऑफ किट कहा गया। ये यूरेनिया कौन है, तो यूरेनिया कोई और नहीं, ये कवि का मतलब कवियों की देवी मानी जाती है, या कह लें पोइट्री की देवी मानी जाती है, जी हाँ, और पोइट्री की देवी मानी जाएगी, वो कवियों की भी देवी होगी, कवियों की भी माता के रूप में उसे देखा जाएगा। तो यहाँ किट्स को, जो कि एडोनाइज में किट्स को वो कवि माने हैं और उनकी माता के रूप में यूरेनिया को माने हैं। इसका आह्वान करते हुए आपको दिख जाएंगे मिल्टन साहब, जी हाँ मिल्टन साहब जब अपने पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत करते हैं तो इसी देवी का आह्वान करते हैं, है ना। द डेथ ऑफ W.B. Yeats इज मॉर्न इन एन एलिगी इंटाइटल इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, हु इज इट्स ऑथर, इसके ऑथर कौन है जी, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इसके ऑथर हैं आपके W.H. Auden साहब। कौन ऑथर है, W.H. Auden साहब। इन मेमोरियम सुने होंगे, टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ, टेनिसन किसके डेथ पे ये लिखते हैं, इन मेमोरियम। ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है, पहले भी इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अपने दोस्त जो इनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे और बहुत ही कम 22 वर्ष की उम्र में उनका अचानक मृत्यु हो गया, वो कौन थे, तो वो थे आर्थर हैलम, जिनका पूरा नाम है आर्थर हेनरी हैलम,
ठीक है जी। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बैलेड्स वेयर ओरिजिनली मीन। ये बैलेड्स क्या होता है सर? तो बैलेड्स वो होता है जिसमें सिंगिंग भी होता है और डांसिंग भी होता है, जिसमें सिंगिंग भी होता है और डांसिंग भी होता है, और इसे परफॉर्म किया जाता है ऑडियंस के सामने, वो होता है बैलेड। ठीक है ना, जिसमें 4 लाइन का स्टेंजा होता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट बैलेड, सबसे पुराना, सबसे अर्लीस्ट बैलेड किसको माना जाता है? तो वो बैलेड है द बैलेड ऑफ चेवी चेस या केवी चेस बैलेड का नाम है, जो कि 15वीं सदी के आसपास में लिखा गया था। कह रहा है ए बैलेड इज जनरली रिटन इन, तो जो बैलेड होता है, अब चूंकि सिंगिंग और डांसिंग है तो बिना रिदम का तो होगा नहीं, तो इसमें राइमिंग वर्स होता है। क्या होता है जी? राइमिंग वर्स होता है। अगर बात करें हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली देयर इन ए बैलेड स्टेंजा, तो बैलेड स्टेंजा में कितने लाइन होते हैं? तो इसमें लाइन होते हैं, क्वार्टरन से बना होता है, यानी 4 लाइन्स होते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला है, यानी 41 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ये क्या है सर? ये तो ओपनिंग वर्क है जी। किसका? तो 1798 में आया लिरिकल बैलेड का, जो कि वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के कोलैबोरेशन में लिखा गया। उसमें ये पहला वर्क जो है, पहला पोएम जो है, किसने लिखा था? तो एस.टी. कॉलरिज साहब ने लिखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल ले बेले डैम सेंस मर्सी। ये एक फ्रेंच फ्रेज है सर, ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है ए ब्यूटीफुल मैडम विदाउट मर्सी। हाँ, एक ब्यूटीफुल महिला जो कि बिना मर्सी की है, बिना दया की, उसमें करुणा नहीं है, इसका मतलब यही होता है। कह रहा है कि हु इज़ द पोएट हु हैज़ रिटेन द फर्स्ट ग्रेट सैटेरिकल पोएम पायर्स द प्लाउमैन। पायर्स द प्लाउमैन किसने लिखा है जी? तो ये विलियम लैंगलैंड ने लिखा है, विलियम लैंगलैंड ने लिखा है। अगला है लैंगलैंड्स का जो पायर्स द प्लाउमैन है इज ए सटायर ऑन, ये किसके ऊपर सटायर है? तो ये सटायर है जो क्लर्गी मैन, करप्ट क्लर्गी मैन थे उस समय के, उसी के ऊपर। जी हाँ, क्लर्गी मैन वही जो चर्च में रहते थे, एक तरह से पुरोहित कह सकते हैं, पुजारी कह सकते हैं। चलिए कह रहा है साइमन बटलर्स हुडीब्रास इज ए सटायर ऑन, जो हुडीब्रास साइमन बटलर साहब का है, ये आया था कब? तो प्यूरिटन एज में, और ये प्यूरिटनिज्म पे ही सटायर है, प्यूरिटनिज्म जिसके मिल्टन साहब धरोहर माने जाते हैं। चलिए Here's lie my wife, here let her rest, now she is the rest and so am I। यहाँ मेरी पत्नी है, कब्र की बात है, इस कब्र में मेरी पत्नी है, उसे सोने दो, उसे आराम करने दो, मैं यहाँ हूँ, उसे आराम करने दो। ये लाइन कौन लिखते हैं जी? तो ये लाइन लिखते हैं जॉन ड्राइडन। किस पे लिखते हैं ये लाइन? तो अपनी पत्नी पे लिखते हैं। जी हाँ, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो अधिकांश लोगों के पत्नी का नाम एलिजाबेथ से ही शुरू होता है ना, तो इनकी पत्नी का नाम भी एलिजाबेथ। जी हाँ, एलिजाबेथ, लेकिन एलिजाबेथ के बाद जो है हावर्ड है। जी हाँ, हावर्ड, HOWARD, एलिजाबेथ हावर्ड उनकी पत्नी का नाम है। ठीक है ना। हालांकि कहा जाता है कि उनके बीच का जो शादी संबंध था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, डिफ़िकल्ट मैरिज माना जाता है, लेकिन उन्होंने लिखा है। हो सकता है इसलिए लिखा हो क्योंकि अब शांति से उसे जीने दो, जिंदगी भर दोबारा तंगे की। पॉप्स रैप ऑफ द लॉक इज ए सटायर ऑन, पॉप का जो रैप ऑफ द लॉक है ये किस पे सटायर है सर? तो अलेक्जेंडर पॉप का जो रैप ऑफ द लॉक है, जिसे हम मॉक एपिक के नाम से जानते हैं, मॉक एपिक कहने का मतलब एपिक जैसा लिखावट, लेकिन मजाक बना दिया गया है छोटे से मुद्दे पे लिख के। तो रैप ऑफ द लॉक क्या चीज़ के बारे पे है? तो एक बाल के गुच्छे को काटने के ऊपर है। और ये क्या चीज़ के ऊपर सटायर है? तो ये सटायर है कॉन्टेम्प्रोरी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी पे, क्योंकि जो लड़का काटता है जिसका नाम है बैरन, वो एक बड़े समाज का होता है, और वो एक लड़की का जिसका नाम क्या बताया गया है जी? तो जिसका नाम बताया गया है बेलिंडा। जी हाँ, उसका ये बाल का गुच्छा काट देता है। तो ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जो कंटेम्प्रेरी उस समय के जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उसके ऊपर सटायर माना जाता है। द सेंट्रल थीम ऑफ डॉक्टर जॉनसन सटारिकल पोएम, डॉक्टर जॉनसन सटारिकल पोएम जिसका नाम क्या है सर? तो लंदन। वो क्या बताता है? तो ये बताता है सोशल लाइफ ऑफ लंदन के बारे में। जी हाँ, सोशल लाइफ ऑफ लंदन के बारे में बताता है।
गैल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है वो किसके ऊपर सटायर है? तो गैल्सवर्दी का जो सिल्वर बॉक्स है वो लीगल सिस्टम के ऊपर सटायर है सर। लीगल सिस्टम, क्योंकि सिल्वर बॉक्स में दिखाया गया है कि एक सिल्वर बॉक्स जो सिगरेट रखने वाला सिल्वर का बॉक्स हुआ करता था, वो एक आदमी चुरा लेता है जो गरीब होता है, जिसका चोरी होता है वो अमीर होता है, जिसने चुराया वो गरीब। और एक गरीब महिला का एक अमीर जो है नेकलेस चुरा लेता है, मतलब कि चैन चुरा लेता है। तो अब जो है सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है वो किस तरह से अमीर का पक्ष रखती है, अमीर को सपोर्ट करती है, गरीब को जो है सताती है, यही लीगल सिस्टम पे बात की गई है। उसके बाद अगला कह रहा है, 50 पे आ चुके हैं हम लोग और लगभग 40 मिनट हो चुका है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 1 घंटे के अंदर निपटाएंगे। जीबी शाह का द एप्पल कार्ट इज़ ए पावरफुल सटायर ऑन। जीबी साहब का जो द एप्पल कार्ट है वो किसके ऊपर है सटायर? तो ये एक्चुअली सटायर है आपका किसके ऊपर? तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर सटायर है, जिसे हम अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी इस प्रकार से हम लोगों ने 50 MCQ कर लिया है। 100 तो पहले वाले जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेके हम जो पहला वीडियो डाले थे, आप कह सकते हैं कि फास्ट रिवीजन का तीसरा नंबर, और ये उसका दूसरा चल रहा है, इसलिए आपको 100 के बाद इसमें नंबरिंग देखने को मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 151 में क्या कह रहा है? स यानी जीबी साहब का आर्म्स एंड द मैन इज ए सटायर ऑन। तो ये एक तरह से द फल्स ग्लोरिफिकेशन, जी हाँ, द फल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार पे सटायर है। एक्चुअली ये क्या है समझिएगा, ये फल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार कहने का मतलब क्या है? आमतौर पे जो वार को लेके मामला क्रिएट किया जाता है वो क्या है कि वार में सैनिक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो बिना खाए पिए लड़ते हैं, एकदम अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने फैमिली की परवाह नहीं करते, देश को प्राथमिकता देते हैं, ये तो कहा जाता है। लेकिन आर्म्स एंड द मैन में ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी आदमी है, उनको भी अपने परिवार की चिंता होती है, उनको भी भूख लगती है, ऐसा नहीं कि वो दिन भर बिना खाए पिए डटे रहेंगे। उसमें वो एक सोल्जर को दिखाते हैं जो कि अपने पास बंदूक गोलियां नहीं रखा है, वो चॉकलेट रखा है, क्योंकि वो कहता है कि बुरे परिस्थिति में भूख लगेगा, जब हम कहीं बिराने जगह पर रहेंगे भूख लगेगा तो ये चॉकलेट काम देगा, गोली काम नहीं देगा। तो मतलब क्या कि आर्म्स एंड द मैन में ये वार का जो सो कॉल्ड ग्लोरिफिकेशन किया जाता है टीवियों में, फिल्मों में, या लोगों के द्वारा जो उसका हिस्सा नहीं है उनके द्वारा उसको उसका भंडाफोड़ ये किए हैं। ये फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार को बताता है। अगला क्या है जी? अगला है द मिरेकल प्लेज प्रिंसिपली डील विथ द मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाई। ये जो मिरेकल प्ले होता था वो क्या होता था सर? तो मिरेकल प्ले एक्चुअली जो साधु संत हुआ करते थे उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता था। ये खासकर मिडिल एज में रिलीजियस थिएटर में दिखाया जाता था और उनके मिरेकल्स को ये दिखाने का काम करता था। उसी प्रकार से अगर आगे देखिए कि मिस्ट्री प्लेज डील्स विथ, ये जो मिस्ट्री प्ले है ये क्या? तो ये बाइबल के उस इवेंट्स जो कि मिस्टीरियस इवेंट होते थे, जो बाइबल में लिखे गए हैं, उनके जो मिस्टीरियस इवेंट हैं उसको दिखाने का काम करता था। यानी ये बाइबल के थीम को, यानी बिब्लिकल थीम पे ये आधारित होता था। ठीक है जी, हाँ, बाइबल से जुड़ा हुआ। वाई वेयर द इंटरल्यूड इंटरल्यूड क्या है सर? तो इंटरल्यूड कहने का मतलब इंटरवल, आप समझ रहे होंगे, मतलब कि फिल्म के बीच में जो आता है, उसी तरह से लंबे लंबे प्ले के बीच में लाया जाता था इंटरल्यूड, जिसमें एक छोटा मोटा कॉमिक पेश किया जाता था ताकि लोग थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लें, है ना। अब मान लो ट्रेजेडी चल रहा है और कुछ सीरियस चल रहा है, उसके बीच में आ गया तो थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए, यानी दे प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ। क्या प्रोवाइड करता था ये इंटरल्यूड? कॉमिक रिलीफ को प्रोवाइड करता था। अगला कह रहा है कि एवरी मैन वॉज द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ 15th सेंचुरी, इट वाज ए। जो एवरी मैन है, एवरी मैन को माना जाता है कि ये एक मोरलिटी प्ले है। क्या है जी? एक मोरलिटी प्ले माना जाता है एवरी मैन को। जी हाँ, एवरी मैन नाम आते ही समझिएगा ये मोरलिटी प्ले है। व्हाट टाइप ऑफ ए प्ले इज क्राइस्ट नेटिविटी? जो क्राइस्ट का ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, क्राइस्ट के जन्म को लेकर लिखा गया था, जो कि मिल्टन साहब ने लिखा है। तो ये किस प्रकार का है? तो ये सर क्राइस्ट के बारे में तो बाइबल में ही लिखा हुआ है, तो ये एक मिस्ट्री प्ले है। कैसा है जी? तो एक मिस्ट्री प्ले है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है व्हाट इज द मीन, व्हाट इज मिंट बाई डिनाउनमेंट। इसको डेनुमा भी कहा जाता है, इसको डेनुमा भी कहा जाता है, और ऐसे अगर पढ़ोगे तो आपको डिनाउनमेंट दिखेगा। तो ये डिनाउनमेंट क्या होता है सर? तो एक्चुअली से समझ लो कि आप कॉमेडी देखोगे और कॉमेडी का जो एंडिंग पार्ट होता है, जिसमें सभी कलाकारों के बारे में, सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है, कंक्लूड किया जा रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ ये बताया जा रहा है, मतलब अंत में जो कॉमेडी के अंत में आता है उसको हम डिनाउनमेंट कहते हैं। वही अगर ट्रेजेडी के अंत वाला हो तो उसे हम कैटास्ट्रोफ कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो
अगले में आ जाए तो व्हाट इज मीन्ड बाई कैटास्ट्रॉफ, तो आप समझ लो किसका एंडिंग, तो ट्रेजेडी का एंडिंग कैटास्ट्रॉफ और डिनॉनमेंट कॉमेडी का एंडिंग माना जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले पे आते हैं। कह रहा है अगला कह रहा है इन सम ऑफ द प्ले एन एपिलॉग अपीयर्स एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट डज द एपिलॉग अपीयर। ये एपिलॉग क्या होता था सर, तो एपिलॉग एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी प्ले है उसका जो एंड होगा अंत होगा, तो अंत में एपिलॉग होता था। जैसे प्रोलॉग आप समझते हैं, एपिलॉग को समझने के लिए आप अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं जी, शुरुआत में क्या देखते हैं सॉरी तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं क्या, तो प्रोलॉग, जो शुरुआत में किसी प्ले के बारे में बताता है, और वही अंत में अगर वो बता जा रहा है उसके कंक्लूजन के बारे में बता रहा है, फाइनल मोरल दे रहा है कि क्या इस प्ले का मोरल है ना, वो एक्सप्लेन कर रहा है कैरेक्टर्स को, उसके इवेंट्स को, और अंत में वो ऑडियंस से अप्लाउज करने के लिए भी, इसके फेवर में भी आवाज़ उठाने के लिए कह रहा है, तो वो एपिलॉग कहलाता था। एपिलॉग इज़ द अपोजिट टर्म ऑफ क्या जी, तो प्रोलॉग। जी हाँ, प्रोलॉग का ये अपोजिट है। ठीक है जी, तो एंड में आता है, और प्रोलॉग जो है बिगिनिंग ऑफ द प्ले में आता है। कह रहे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कोरस इन प्ले। ये जो कोरस है ये एक गाने बजाने वालों की एक मंडली होती थी, जो कि खासकर ग्रीक ड्रामाज वगैरह में दिखता था। इनका काम क्या होता था, तो ये आके पास्ट इवेंट को, जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तो देख ही रहे, लेकिन जो पास्ट में क्या हुआ, कैसे जुल्म ढाए गए, और फ्यूचर में कोई मसीहा आएगा, इस तरह की बातों को करने का काम ये करते थे कोरस। यानी कह सकते थे कोरस एक्सप्लेन द पास्ट एंड द फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द प्ले इज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो एक्टिंग करने के लिए नहीं बना होता है, तो वैसे प्ले को हम कहते हैं क्लोसेट प्ले। क्या कहते हैं जी, क्लोसेट प्ले। ये पढ़ा जाता है, एक्टिंग इस पर नहीं किया जाता। ठीक है जी, हाँ, वैसे प्ले को कहते हैं जो पढ़ने के लिए बना होता है, एक्टिंग उस पर नहीं होता, मतलब वो प्ले नहीं किया जाता, ड्रामा नहीं दिखाया जाता उसका। हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिट्स वेयर रिकमेंडेड बाय द ग्रीक। अगर ग्रीक ड्रामा के हिसाब से कहें तो कितने ड्रामेटिक यूनिट्स उन्होंने सजेस्ट किया है, तो वो कहते हैं कि 3 जो है ड्रामेटिक यूनिट होना चाहिए। यानी क्या क्या होना चाहिए उसमें, तो उसमें होना चाहिए एक्शन, उसमें होना चाहिए एक्शन होना चाहिए, उसमें होना चाहिए टाइम, और उसमें होना चाहिए आपका प्लेस। यानी इसका कम्बिनेशन जरूर चाहिए, एक्शन, टाइम और प्लेस। इसी को कहा गया है 3 ड्रामेटिक यूनिट्स। ठीक है जी, इसको शेक्सपियर भी लेके चलते थे। which is purposed to be the first regular tragedy in English। रेगुलर ट्रेजेडी में पहला रेगुलर ट्रेजेडी किसको माना जाता है, तो गोर्गोडक्ट को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, गोर्गोडक्ट इज़ द फर्स्ट ट्रेजेडी। जी हाँ, पहला ट्रेजेडी माना जाता है। इंग्लिश इतिहास में पहला ट्रेजेडी कौन है, तो गोर्गोडक्ट है। ठीक है जी, चलिए अगले पे आते हैं। कह रहा है गोर्गोडक्ट इज रिटन इन कोलेब्रेशन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया है सर, ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया है। थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया है। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी। जी हाँ, स्पेनिश ट्रेजेडी के ऑथर कौन माने जाते हैं जी, ये विक्टोरियन राइटर हैं जिनका नाम है थॉमस कीड। थॉमस कीड ने लिखा है द स्पेनिश ट्रेजेडी। जी हाँ, थॉमस कीड ने ही लिखा है द स्पेनिश ट्रेजेडी। ठीक है जी, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज रिटन बाय थॉमस लॉज। थॉमस लॉज के द्वारा जो लिखा गया है प्ले, उसका नाम है द वुंड्स ऑफ सिविल वार। क्या लिखा हुआ है जी, इनके द्वारा जो लिखा गया है उसका नाम है द वुंड्स ऑफ सिविल वार। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडीज, मार्क हिम आउट। जो ट्रेजेडी लिखने के लिए केवल जाने जाते हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। और मास्टर ऑफ कॉमेडी किसको कहा जाता है, तो बेन जॉनसन को कहा जाता है। तो जैसे कि अगर इनके ट्रेजेडी की बात कहें तो बहुत सारे ट्रेजेडी हैं जो जैसे कि आपका टम्बरलिन द ग्रेट, द ज्यू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टर, एडवर्ड टू, ये सब ट्रेजेडी आता है। और किसने लिखा है, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। अगला एमसीक्यू कह रहा है द फर्स्ट ट्रेजेडी गोर्गोडक्ट वाज लेटर गिवन द टाइटल। हाँ, जो पहला ट्रेजेडी माना जाता है गोर्गोडक्ट, इसको बाद में एक दूसरा टाइटल भी दिया गया था, जिसका टाइटल क्या है जी, फेरेक्स एंड फोरेक्स। ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर वाज द थिएटर बिल्ड। थिएटर को कब बनाया गया सर, सबसे पहला थिएटर माना जाता है द थिएटर। सबसे पहला थिएटर कौन माना जाता है, द थिएटर माना जाता है। और इसे बिल्ड किया गया था 1576 में, और ये एलिजाबेथन टाइम था।
ठीक है ना, शेक्सपियर एकदम प्रथम पे थे, तो उस समय द थिएटर को बिल्ड किया गया, ठीक है जी। उसके बाद जो द ग्लोब थिएटर, जिसके लिए शेक्सपियर कहे जाते हैं, उसमें शेयर होल्डर हैं रिचार्ड बर्बेज जो हैं वो हैं, जो कि शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में हीरो का काम करते हैं। तो ये तो आ गया ये, लेकिन ये भी डेट याद रखिएगा, ये है द ग्लोब थिएटर का बिल्डिंग का डेट, द ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर, जी हाँ, ठीक है जी, हाँ। और ये हमारा आंसर ये है, आंसर ये है इसका, द थिएटर कब बना, तो 1576, जो कि 1500 जाके 98 में जो है डिसमेंटल कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और उसी के लकड़ी से बाद में फिर 1599 में बनाया गया द ग्लोब थिएटर। वही ग्लोब थिएटर है जिसमें परफॉर्म किया जा रहा था, जी हाँ, जिसमें परफॉर्म किया जा रहा था हेनरी 8 उसी दौरान जो आग लगा था 1613 का समय, है ना, हाँ। और अगर पूछ दे कि ग्लोब थिएटर में सबसे पहला कौन परफॉर्म किया गया था प्ले, तो याद रखिएगा जूलियस सीजर। आइए, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल, कितना प्लेज लिखा है शेक्सपियर ने, तो 37 लिखा है। कितना लिखा है जी, 37 लिखा है। चलिए अगले पे आते हैं, अगला क्या है जी, तो अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ किंग एडवर्ड वन, किंग एडवर्ड वन के लेखक कौन है जी, किंग एडवर्ड वन के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा जरा सा, किंग एडवर्ड यानी एडवर्ड 1 भी लिखा गया है, एडवर्ड 2 भी लिखा गया है, एडवर्ड 3 भी लिखा गया है, 1 भी लिखा गया है, 2 भी लिखा गया है और 3 भी लिखा गया है, जी हाँ। जो 1 लिखा गया है वो जॉर्ज पीली के द्वारा लिखा गया है, ये जो है जॉर्ज पीली के द्वारा लिखा गया है। वही अगर 2 की बात करें तो अभी अपने पर सुना कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्लो के द्वारा लिखा गया, यानी क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। वही अगर एडवर्ड 3 की बात करें तो ये 2 आदमी के कोलैबोरेशन में लिखा गया था, जिसमें शेक्सपियर साहब की भी भूमिका थी। एंड शेक्सपियर साहब किसके साथ, तो अपने मित्र जॉन फ्लेचर के साथ कोलैबोरेशन में ये लिखे थे। तो ये तीनों लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ एडवर्ड 2, अभी आ गया ना, एडवर्ड 2 के ऑथर कौन हो गए जी, एडवर्ड 2 के ऑथर तो ये क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट दिस द फेस दैट लर्न्स ए 1000 शिप्स इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर, अरे बाप रे बाप, गजब का लाइन है ये जो लाइन आता है, ये तो लाइन आता है मार्लो साहब की डॉक्टर फॉस्टस में, जी हाँ, डॉक्टर फॉस्टस में। और ये पंक्ति नाटक डॉक्टर फॉस्टस में तब आती है जब नायक जो डॉक्टर फॉस्टस है वो शैतान से अपने लिए ट्रॉय की हेलेन, जी हाँ, ट्रॉय की हेलेन, हेलेन ऑफ ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय, ये हेलेन कौन थी, तो वो महिला जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानी जाती है। जो ग्रीक मिथोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो ट्रॉय की महिला है ये, वो ट्रॉय की वो खूबसूरत महिला है जिसे पेरिस के राजकुमार ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद ट्रोजन वार हुआ था। तो कहा जाता है कि ये वही महिला है, दिस वाज द फेस, ये वही फेस है जिसने 1000 शिप्स को क्या किया था, रवाना किया था। रवाना करने का मतलब युद्ध के लिए भेज दिया था, क्योंकि उसे अपहरण करके ले गया। तो फिर यहाँ से जो ट्रॉय की धरती से पेरिस पे आक्रमण करने के लिए क्या गया, हजारों शिप गए, हजारों योद्धा गए, हजारों लड़ाकू गए, यही बात। तो ये लाइन जो है वो कहते हैं, वो हेलेन मतलब कि हेलेन की आत्मा को, शैतान को कहते हैं कि भाई हेलेन की आत्मा को लेके आओ, हेलेन को लेके आओ। और हेलेन का जब चेहरा देखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा यही वो चेहरा है जिसने हजारों शिपों को रवाना किया था, मतलब जिसे वापस लाने के लिए हजारों शिप लड़ने के लिए गए थे, है ना। हाँ, ये बड़ा मतलब चीज़ों को कहाँ से कहाँ रिलेट करते हैं लोग। Was this the face that learns the 1000 ship? Whose face is referred to in this line? किसका फेस, तो किसी और का फेस नहीं है, तो ट्रॉय की खूबसूरत महिला हेलेन का फेस है ना। हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला ग्रीक मिथोलॉजी में दिखाया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी रोस्टर डोस्टर, पहला कॉमेडी माना जाता है रोस्टर डोस्टर, जिसके राइटर माने जाते हैं कौन, तो निकोलास उडाल साहब को माना जाता है। अगला कह रहा है इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ मॉन्टेक फैमिली से आते हैं। वही अगर कहें टू विच फैमिली जूलियट बिलोंग, जूलियट का जो फैमिली है वो कौन है, तो वो है कैपुलेट और मॉन्टेक के बीच में लड़ाई होती है। कैपुलेट मॉन्टेक से रोमियो होते हैं और जूलियट जो है हीरोइन जो है कैपुलेट से होती है। वो परिवार का नाम है, एक तरह का टाइटल समझ लो, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है ना, ये सिंह जी हैं, ये यादव जी हैं, ये गुप्ता जी हैं, वही मान लो। हु वाज टीटस
एंड्रोनिकस, टिटस एंड्रोनिकस ये कौन थे जी? तो ये टिटस एंड्रोनिकस एक रोमन नॉवेल था। कौन था? तो एक रोमन नॉवेल, जी हाँ, रोमन नॉवेल, ठीक है जी, हाँ। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेन इन ओथेलो। ओथेलो में जो विलेन के किरदार में है, जो एंटोगोनिस्ट है, वो कौन है? तो इयागो है। इयागो विलेन के किरदार में है। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? कह रहे हैं हु इज़ द लीडर ऑफ द कॉन्स्पायरेटर्स इन सीजर। तो आपका जूलियस सीजर में जो कॉन्स्पिरेसी करने वालों का जो लीडर है, मुखिया है, वो कौन है? तो वो है कैसियस। मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में पूरी तरह से अरेंज किया हुआ ये सारा क्वेश्चन, तो आपको ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम स्काई इंग्लिश क्लासेस पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी, हाँ। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। ए वीमेन किल्ड विथ काइंडनेस के जो ऑथर हैं वो कौन है? तो थॉमस हेवुड साहब हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। एंग्लो सेक्शन जो समय था जिसमें बीउल्फ था, आप देख सकते हैं, उस समय सबसे पहले पोइट्री ही लिखा गया। जी हाँ, उसका जो फर्स्ट टाइप ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर माना जाता है वो पोइट्री माना जाता है, क्योंकि जो कहानियाँ हैं वो मुंह से बोली जाती थी, सुनाई जाती थी। पोइट्री लिखने का काम सबसे पहले वहाँ हुआ था, ठीक है जी, हाँ, एंग्लो सेक्शन पीरियड में, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। ड्राइडेंस प्ले इन जनरल आर कॉल्ड। ड्राइडेंस के जो प्ले होते हैं उसको जनरली हम क्या कहते हैं? इसे जनरली कहा जाता है हेरोइक प्लेज। जी हाँ, ड्राइडेंस के प्ले को जनरली कहा जाता है हेरोइक प्ले। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एपिक थीम आपको देखने को मिलेगा और एग्जैगरेटेड कैरेक्टर एंड राइमिंग वर्स आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हेरोइक प्लेज कहा जाता है ड्राइडेंस के प्ले को। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज बोसोला अपीयर एज ए विलेन। बोसोला जो है विलेन के रूप में किस में आता है? तो ये आता है द डचेज ऑफ माल्फी में, द डचेज ऑफ माल्फी में, जी हाँ। उसके बाद कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ मैड्स ट्रेजेडी के ऑथर कौन है? तो ये कोई और नहीं, तो ये जॉन फ्लेचर हैं, जी हाँ, एडवर्ड थर्ड लिखने वाले विलियम शेक्सपियर के साथ मिलके। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द डचेज ऑफ माल्फी। द डचेज ऑफ माल्फी, हालांकि पहले ही बता देना चाहिए था हमको, ये इसके राइटर कौन है? तो जॉन वेबस्टर हैं। अगला क्या कह रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज़ नॉट रिटन बाय जॉन वेबस्टर के साथ कौन सा नहीं लिखा गया है? तो ये डचेज ऑफ माल्फी की बात करें, द डेविल्स लॉ केस की बात करें, द वाइट डेविल की बात करें, सर ये तीनों जो है डचेज जॉन वेबस्टर के द्वारा ही लिखा गया है। एकमात्र द लवर्स मेलंकोली जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। हालांकि इनका नाम भी जॉन ही है, लेकिन ये लिखा गया है आपका जॉन फोर्ड के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है सर। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज ए ट्रेजी कॉमेडी। हालांकि आप देखोगे तो 4 शेक्सपियर के प्ले को ट्रेजी कॉमेडी के अंतर्गत रखा गया है। उसमें से एक कौन है? तो उसमें से एक है आपका सिम्बरलिन। अगर आप रोमियो एंड जूलियट की बात करें, एंटोनियो क्लियोपात्रा की बात करें, तो ये तो आपका ट्रेजेडी है ना। वही अगर मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात करें तो ये कॉमेडी माना जाता है। लेकिन अगर सिम्बरलिन की बात करें तो ये ट्रेजी कॉमेडी माना जाता है। जी हाँ, ये क्या माना जाता है सर? ट्रेजी कॉमेडी। और इस श्रृंखला में आपको 4 मिलेगा। एक तो सिम्बरलिन मिलेगा, उसका पेरिकल्स जो इनकी रचना है, उसके बाद द विंटर्स टेल है, द टेम्पेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है, ये मिलेगा, है ना। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रेजी कॉमेडी के अंतर्गत ये आता है, ठीक है सर, हाँ। चलिए उसके बाद हमारा है कौन सा? तो एरियल टर्न्स वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजिक प्ले इनटू ए कॉमिक, विच ऑफ द प्ले। तो एरियल किसका कैरेक्टर है? तो सबसे पहले तो आप उससे भी पता लगा सकते हो, द टेम्पेस्ट, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हालांकि ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एरियल का कुछ ऐसा कारनामा है जो कि ट्रेजिक प्ले को भी कॉमिक की तरह पेश कर देता है, इसलिए ट्रेजिक कॉमेडी इसे कहा गया है, ठीक है जी। चलिए अगला में आते हैं, जो हु इज़ कैलिबन कौन है? तो कैलिबन एक मॉन्स्टर है, राक्षस है, मॉन्स्टर है, जो कि साइकोरेक्स जो
टेम्पेस्ट में ही है, टेम्पेस्ट में जो साइकोरेक्स होती है उसका ही बेटा है कैलिबन, है ना, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है द टेम्पेस्ट। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द शेक्सपियर्स वेनस इन एडोनिस। तो वेनस इन एडोनिस, द रेप ऑफ द लक्रेसी, ये दोनों क्या है जी, तो शेक्सपियर साहब के नैरेटिव पोएम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इन्होंने ज़्यादा नैरेटिव पोएम लिखा है, लेकिन दो जो है बहुत पॉपुलर हैं और दो ही काउंट में भी आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले रोजेलिंड जो है, ये प्ले एक्चुअली लिखा गया है थॉमस लॉज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इसी से इंस्पायर होके, जी हाँ, इसी से इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट लिखा है जी, इसी रोजेलिंड से। और उसे एज यू लाइक इट में इन्होंने रोजेलिंड नाम का कैरेक्टर भी रखा है, फीमेल हीरोइन बनाया है। तो इसी से इंस्पायर होके उन्होंने लिखा है, ठीक है। अगर केवल रोजेलिंड की बात करें तो वो थॉमस लॉज के द्वारा लिखा हुआ है। विच वाज द लास्ट प्ले रिटन बाई शेक्सपियर, जो लास्ट प्ले शेक्सपियर के द्वारा माना जाता है कि लिखा गया है, वो माना जाता है द टेम्पेस्ट को, जो कि लगभग 1611 के आसपास लिखा गया था। उसके बाद अगला क्या कह रहा है जी, ये 1 घंटा से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है हमारा वीडियो, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एलिजाबेथ एंड मेरी फर्स्ट बिलोंग्स टू व्हाट रॉयल फैमिली। जो एलिजाबेथ है और मेरी फर्स्ट हैं, जो मेरी फर्स्ट पहली थी, उसके बाद एलिजाबेथ आई और एलिजाबेथ अंतिम मानी जाती है, किस रॉयल घराने की है, किस शाही परिवार से मानी जाती है? तो ये ट्यूडर, जी हाँ, द हाउस ऑफ ट्यूडर की मानी जाती है। किसकी? द हाउस ऑफ ट्यूडर, ठीक है ना, हाँ, द हाउस ऑफ ट्यूडर। उसके बाद आता है द हाउस ऑफ एस्टुआर्ट आता है ना, द हाउस ऑफ एस्टुआर्ट आता है, जिसमें आपके इनके बाद जो है जेम्स फर्स्ट आते हैं, है ना, जेम्स फर्स्ट आते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के राजा हुआ करते थे। जेम्स 6 जो इंग्लैंड में आए तो जेम्स फर्स्ट बने, उनके बेटे बाद में आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, है ना। फिर उसके बेटा चार्ल्स 2 आता है, रिस्टोरेशन एज के नाम से जिसे जाना जाता है। फिर चार्ल्स 2 का बेटा आता है जेम्स 2, है ना। इस तरह से पूरा चलता है। चलिए, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए किसे जाना जाता है सर? तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए बेन जॉनसन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है सर? तो बेन जॉनसन को जाना जाता है। ये पहले भी डिस्कशन हुआ है आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमेडीज इज रिटन बाय बेन जॉनसन। इसमें से बेन जॉनसन के द्वारा कौन लिखा गया है? तो आप अगर देखोगे, एवरी वीमेन इन हर ह्यूमर, नहीं, एवरी वीमेन नहीं, हाँ, बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। ये 2 लिखा हुआ है, आउट ऑफ और इन, लेकिन मैन ध्यान रखेंगे, मैन जो शब्द होगा वो बेन जॉनसन के द्वारा लिखा, वीमेन नहीं लिखा गया है। तो वीमेन उसका एक तरह से बनावटी नाम दे दिया गया ऑप्शन में, ताकि आप उससे कन्फ्यूज हो, ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, मिलता जुलता है, लेकिन वो मैन है जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसमें अगर देखें द एल्केमिस्ट जो है द बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। वही अगर ह्यूमर आउट ऑफ ब्रेथ की बात करें, तो ये इसके राइटर माने जाते हैं जॉन डे माने जाते हैं, जॉन डे। वही मेलकोनेंट की अगर बात करें तो इसके राइटर जो हैं वो जॉन मार्स्टन माने जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं सर। अगला क्या है? अगला है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले ह्यूमरस डेज मिथ। ह्यूमरस डेज मिथ के जो ऑथर हैं वो कौन हैं? तो वो हैं आपके अभी आपने देखा ना, जॉन मार्स्टन, ठीक है ना, हाँ, अभी वही ना था, नहीं, इनका ही है माल्कोनेंट इन्हीं का है, और इनके ये भी ह्यूमरस डेज मिथ के भी यही राइटर हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला क्या है सर? तो अगला है हु इज़ द ऑथर ऑफ ह्यूमर्स आउट ऑफ ब्रेथ। अभी देखा ना आपने, अभी देखा इसका, जॉन डे। उसके बाद क्या है सर? अगला है कि ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज़ बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है ड्राइडेंस आपका ऑल फॉर लव? तो ये एंटोनियन क्लियोपैत्रा जो कि शेक्सपियर है उससे इंस्पायर्ड है, उस पे आधारित है, ठीक है ना, हाँ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले द स्कूल ऑफ एस्केंडल। द स्कूल ऑफ एस्केंडल के जो ऑथर है वो कौन है? तो शेरिडन इसके ऑथर हैं। द स्कूल ऑफ एस्केंडल के जो ऑथर हैं वो कौन है? शेरिडन। अगर इनकी पूरे नाम की अगर बात करें, इनका पूरा नाम है रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, ठीक है ना, हाँ। चलिए उसके बाद अंतिम क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। लीडिया एंड जूलिया मैक्स ए लव मैच इन। तो शेरिडन साहब की रचना है द राइवल, उसी में लीडिया और जूलिया जो है एक लव मैच की तरह है।
तो इस प्रकार से हमारा जो है आज का सेशन होता है समाप्त, और 100 MCQ हम लोगों ने डिस्कशन के साथ देखा, और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये सेशन थोड़ा सा आगे बढ़ा 2-4 मिनट, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप फास्ट करके देखेंगे तो उससे भी कम हो जाता है। तो लेते हैं फिर विदा, अगले में फिर मिलते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि इसी चैनल पे बहुत ही जल्दी हम STT भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 11 तारीख तक, कल तक बच्चे फॉर्म ही भर रहे हैं, तो अब चलेगा तो लगातार चलेगा। STT पूरी तरह से सिलेबस कवर किया जाएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, गुड बाय।